हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंसेज चैप्टर 3, जिसका शीर्षक है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ की शुरुआत ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से हो रही है, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला है परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, और ख है कक्षा संचालक यानी क्लास मॉनिटर का चुनाव, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, और घ है मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह। इसका सही उत्तर क होगा, परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा। पाठ का दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं, जिसमें क है मतदाता सूची तैयार करना, और ख है उम्मीदवारों का नामांकन, ग है मतदान केंद्रों की स्थापना, और घ है आचार संहिता लागू करना, और अंग है पंचायत के चुनाव का परीक्षण करना। इसमें सही उत्तर होगा जो चुनाव आयोग नहीं करता है वो है अ, पंचायतों के चुनाव का परीक्षण नहीं करता। पाठ का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव प्रणाली में समान है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला है 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है। ख है विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद की वरीयता क्रम में रख सकता है, और ग है प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है, और घ है विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होना चाहिए। इन प्रश्न का सही उत्तर ग होगा, प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। पाठ का चौथा प्रश्न है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वह प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो, इसके 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करने वाला, ख है देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य हो, और ग है चुनाव क्षेत्र के अन्य सभी उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है, और घ है 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर जो आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ग होगा, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करना। पाठ का 5वां प्रश्न है, पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित चुनाव के बीच में क्या अंतर है। संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचक मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो शासन करो। इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने निर्वाचन हेतु मतदाताओं को विभिन्न श्रेणियों और वर्गों में विभाजित कर रखा था, किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचक मंडल का अंत कर दिया, क्योंकि यह प्रणाली समाज को बांटने का काम करती थी। भारत के संविधान में कमजोर वर्गों का विधायी संस्थानों जैसे संसद और विधान पालिकाओं ने प्रतिनिधित्व को निश्चित करने के लिए आरक्षण का रास्ता चुना, जिसके तहत संसद में तथा राज्य के विधानसभाओं में इन्हें आरक्षण प्रदान किया गया, और भारत में यह आरक्षण 2010 तक के लिए लागू किया गया था। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में जानते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल के अंतर्गत एक चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जाति के उम्मीदवार खड़े होते तथा प्रत्येक मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट देता है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र को समझने के लिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालते हैं, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होता है जिसके लिए वह सीट आरक्षित होती है। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगी। उनके मत में यह व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही, इसके लिए उन्हें अपूरणीय क्षति मानी। यह प्रणाली सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती और इससे समाज की एकता को नष्ट होती। पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली से मतदाताओं के दृष्टिकोण होता है कि मतदाता देश के हित के स्थान पर अपने संप्रदाय के हित को महत्व देते हैं। इन सभी बातों के कारण पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया। पाठ का 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसकी पहचान करें और किसी एक शब्द अथवा पद को बदलकर, जोड़कर अथवा नए क्रम में सजाकर इसको सही करें। इसमें पहला क है, एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जो सबसे आगे वही जीती प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। ख
चुनाव आयोग पंचायत और न्यायपालिका के चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं करता। ग है भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता। और ग है चुनाव आयोग में एक से ज्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, जिसमें पहला प्रश्न क है, यह कथन गलत है क्योंकि पीटीपी प्रणाली का प्रयोग हर समय नहीं होता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल मत प्रणाली के द्वारा होता है। अन्य चुनावों में पीटीपी प्रणाली का प्रयोग होता है। और ख है जो कथन सही है। जो कथन था वो चुनाव आयोग पंचायत और नगरपालिका के चुनाव का परीक्षण नहीं करता। जो प्रश्न ग है उसका उत्तर गलत है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को हटा नहीं सकता। चुनाव आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप होने पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को हटा सकता है। और घ है यह कथन गलत है। चुनाव आयोग में एक से ज्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार एक या उससे अधिक और उससे ज्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। पाठ का 7वां प्रश्न है, भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य है समाज के कमजोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना। लेकिन अभी तक हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या 10% तक भी नहीं पहुंची है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती है। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना चाहिए। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई है। लेकिन संविधान में अन्य उपेक्षित वर्ग या कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं के लिए इस प्रकार का कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यह कथन बिल्कुल सही है कि महिलाओं की जनसंख्या का 10% भी प्रतिनिधित्व संसद एवं विधान पालिकाओं में नहीं हो पाया। इसकी स्थिति को सुधारने निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिसमें पहला है विधान पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित होनी चाहिए। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सक्षम करने के लिए उनके शैक्षणिक स्तर को भी ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। महिलाओं को राजनीतिक में आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। महिलाओं को अपनी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है और स्वयं आगे बढ़कर इस संदर्भ में आवाज उठाने की भी जरूरत है। इस उद्देश्य के लिए हमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। हालांकि संसद में कई बार इस तरह के संशोधन के लिए प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन अभी तक पारित नहीं किया गया। पाठ का 8वां प्रश्न है, एक नए देश के संविधान के बारे में आयोजित किसी गोष्ठी में वक्ताओं ने निम्नलिखित आशाएं जताई। प्रत्येक कथन के बारे में बताया गया उनके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट उचित होगी या समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली। इसमें क है, लोगों को इस बात की साफ साफ जानकारी होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधि कौन है, ताकि वे निजी तौर पर उसे जिम्मेवार ठहरा सके। और ख है, हमारे देश में भाषाई रूप में अल्पसंख्यक छोटे छोटे समुदाय हैं और देश भर में फैले हैं। हमें इनकी ठीक नुमाइंदगी को सुनिश्चित करनी चाहिए। और ग है, विभिन्न दलों के बीच सीट और वोट को लेकर कोई विसंगति नहीं रखनी चाहिए। घ है, किसी अच्छे प्रत्याशी को चुनने में समर्थ होने चाहिए, भले वह किसी भी राजनीतिक दल को पसंद न करते हो। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, जिसमें पहला क प्रश्न है, इस कथन के अनुरूप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली उचित होगी क्योंकि इस प्रणाली में मतदाता तथा उम्मीदवार के बीच में सीधा संपर्क होता है, जिसके कारण मतदाता उम्मीदवारों को भली भांति जान सकते हैं। और ख जो है प्रश्न, इस कथन के अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उचित होगी क्योंकि इस प्रणाली का उद्देश्य प्रत्येक दल को उचित प्रतिनिधित्व दिलाना है, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को हितों की रक्षा होती है। और ग जो है ग प्रश्न है, इस कथन के अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उचित होगी क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हो। और घ है, इस कथन के अनुसार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली उचित होगी क्योंकि इस प्रणाली के
अंतर्गत नागरिक अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन सकते हैं, भले वे उसके राजनीतिक दल को पसंद नहीं करते हो या करते हो। पाठ का 9वां प्रश्न है, एक भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक राजनीतिक दल का सदस्य बनकर चुनाव लड़ा। इस मसले पर कई विचार सामने आए। एक विचार यह था कि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र नागरिक है, उसे किसी राजनीतिक दल में होने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। दूसरे विचार के अनुसार ऐसे विकल्प की संभावना कायम रखने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित हो गई। इस कारण भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप किसके पक्ष में हैं, किस पक्ष से सहमत हैं और क्यों हैं? प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 1 के अनुसार चुनाव आयोग के लिए एक प्रधान है जो संघ, संसद और राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार बनता है। चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एजेंसी है। हम दूसरे पक्ष के विचारों से सहमत हैं, जिसका मत है कि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयुक्त उस पद पर स्वयं रह चुके होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ऐसे में यह उचित होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीति से दूर ही रहे, वे किसी प्रकार का चुनाव आदि न लड़े। न्यायालयों के न्यायाधीशों पर अवकाश प्राप्ति के बाद निजी वकालत पर पाबंदी है। ठीक उसी प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों पर पाबंदी रहनी चाहिए। 10वां प्रश्न है, भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्वात्मक प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क दे दें। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, हमारी राय में भारतीय लोकतंत्र निम्नलिखित कारणों से समानुपातिक प्रतिनिधित्वात्मक प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुत जटिल है। एक सामान्य व्यक्ति इस प्रणाली को आसानी से समझ नहीं सकता। वोटों पर पसंद अंकित करना, कोटा निश्चित करना, वोटों की गिनती करना और वोटों को पसंद के अनुसार हस्तांतरित करना आदि, ये सब बातें एक साधारण पढ़े लिखे की समझ नहीं पाते। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। इस प्रणाली के अंतर्गत छोटे छोटे दलों को प्रोत्साहन मिलता है। अल्पसंख्यक जातियां भी अपनी विभिन्नताएं बनाए रखती है और दूसरी जातियों के साथ अपने हितों को मिलाना नहीं चाहती। परिणाम स्वरूप राष्ट्र छोटे छोटे वर्गों और गुटों में बढ़ जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत जैसे बड़े देश के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत में मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ से भी अधिक है। यहाँ चुनाव की इस प्रणाली का पालन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतदाताओं को एक उम्मीदवार से दूसरे उम्मीदवार तक हस्तांतरित करना लगभग असंभव है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक दलों का महत्व बहुत अधिक होता है। मतदाता को किसी न किसी दल के पक्ष में वोट डालना होता है, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते। इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र बहुत संसदीय होते हैं। एक क्षेत्र में कई प्रतिनिधि होते हैं। चूंकि एक क्षेत्र का प्रतिनिधि निश्चित नहीं होता, इसलिए प्रतिनिधित्व में उत्तरदायित्व की भावना पैदा नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि यह प्रणाली केवल ऐसे देशों में लागू हो सकती है जहां लोग अधिक शिक्षित हों। साथ ही यह प्रणाली ऐसे राज्यों के लिए कदाचित उचित नहीं ठहराई जा सकती जहां संसदीय शासन लागू होता हो। इसके साथ ही वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, साथ में वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।